ग्रैंडफादर सुभाष चंद्र बोस जी के साथ फ्रीडम फाइटर थे। इवन पाकिस्तान में लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत सुनते हैं मुझे। 38 बुक्स आपकी पब्लिश हो चुकी है। 39 आई थिंक पब्लिशिंग के लिए जा चुकी है, आने वाली होगी शायद अब पब्लिश होकर। तो मेरा पैर, ये जो ब्लड है वो पैरों की तरफ चला जाता है और वापस हार्ट को सप्लाई नहीं आती। कि हमें जिस चीज के बारे में पता नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं, उसके बारे में हम किसी को लेक्चर ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनामिका दुवंजी शो। आज के मेरे गेस्ट बहुत ही खास हैं। ही इज अ 68 ईयर ओल्ड मैन और वो मोटिवेशनल बुक्स लिखते हैं। उनकी अभी तक 38 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। 39th बुक ऑलरेडी पब्लिशिंग के प्रोसेस में है, बहुत ही जल्दी पब्लिश होकर बाहर आने वाली है। एंड ही इज ऑल्सो अ ग्राफोलॉजिस्ट। वो लोगों की हैंडराइटिंग सिग्नेचर पढ़ के उन लोगों के अंदर चलने वाले इश्यूज के बारे में उनको बताते हैं और कैसे वो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसके लिए भी उनको हेल्प करते हैं। जॉली जी की खास बात, जब मैं उनसे बात कर रही थी मुझे पता चली दैट ही इज ऑल्सो अ पेशेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसकी वजह से उनके मूवमेंट में काफी कॉन्स्ट्रेंट आते हैं और रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मूवमेंट कई बारी। लेकिन उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को, अपने इस हेल्थ इश्यू को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में आने नहीं दिया, उसको अफेक्ट नहीं होने दिया। और जो उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी जिंदादिली का नाम है, ये मैसेज उन्होंने अपनी बुक्स के थ्रू, अपने सेशंस के थ्रू, वो आज तक ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी फैलाते रहते हैं। जो उनकी बुक्स हैं वो लिखते तो वो हिंदी में है, लेकिन काफी सारी लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट किया जाता है। बहुत सारे लोग जो इंडिया से बाहर भी रहते हैं उनकी इस मोटिवेशनल बुक्स को पढ़कर मोटिवेशन लेते हैं। उनके साथ मेरी बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन हुई है। इट्स फुल ऑफ मोटिवेशन, लाइफ, knowledge and inspiration. Do watch it till the end. नमस्कार जॉली जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार जी। मुझे आज आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड कि आपने समय निकाला। आप कनाडा से एक दो दिन पहले ही वापस आए हैं एंड आपने इतनी जल्दी मेरे साथ इस बात करने का समय निकाला। आई नो आप थोड़े जेट लैग्ड होंगे, बट आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट ऑफ योर्स। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मोमेंट को पूरा यूज करना, हर टाइम के साथ चलना, ये मेरी लाइफ का एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कहीं भी जाएं, कितना भी ट्रैवल करें, लेकिन अपने रूटीन को कोशिश ये होनी चाहिए कि जो है उसको मेंटेन कर सके। थैंक यू सो मच। आपकी जॉली जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, दूसरों के लिए इंस्पायरिंग रही है। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं, अभी तक की जो आपकी जर्नी है। बहुत लंबा सफर हो चुका है। 68 प्लस में हूँ मैं अभी। बिल्कुल ब्रीफ में कहूँगा, फादर पाकिस्तान से आए थे। ग्रैंडफादर सुभाष चंद्र बोस जी के साथ फ्रीडम फाइटर थे। जब यहाँ पार्टीशन हुआ, इंडिया आए, तो उसके बाद मेरठ में उनको, क्योंकि आर्मी पर्सनल जितने थे उनको मेरठ कैंट में जगह दी गई, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं थे। रोजगार, कामकाज, नौकरी, पैसा, घर, कुछ भी नहीं था। बस एक वो बैरक में उनको रहने के लिए जगह दी गई थी। मेरा जन्म मेरठ का है, जी। लेकिन बहुत जल्दी 1957 में फादर मेरे फिर रजौरी गार्डन में यहाँ शिफ्ट कर गए थे। आपको हैरानगी होगी कि DLF ने घर बना के दिया था, 5500 रुपए का, रजौरी गार्डन में जमीन और घर बना के दिया था। नाइस। तो उसके बाद एजुकेशन सारी दिल्ली में हुई। जैसे मैंने बताया कि हालात, पैसा नहीं था घर में, तो हायर सेकेंडरी हमारे टाइम पे 11th तक पढ़ाई होती थी, 12th नहीं होती थी उन दिनों में। जी। और इतने पैसे नहीं थे घर में कि वो फीस पे कर सके, तो फिर कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन लिया। उसमें उन दिनों में साल के 150-200 रुपए कुछ फीस होती थी, तो वो दे के किसी तरह साथ में, जिस दिन मेरी हायर सेकेंडरी का लास्ट एग्जाम था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैंने एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली थी। वेरी नाइस। तो उसके बाद धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुंचे। ये बीच में प्राइवेट नौकरी की,
83 से मेरा अपना बिजनेस है कार्गो क्लियरेंस का। जी। तो वो किया, अब मेरा बेटा देखता है। और साथ साथ ऐसे हॉबी लिखना शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास जर्नलिज्म की कोई डिग्री, कोई पढ़ाई, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कभी मैंने किसी मीडिया हाउस के साथ 1 मिनट के लिए भी काम नहीं किया। और आज आपके सामने है कि सिर्फ अपने इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर रेगुलर लोग बुक्स पढ़ते हैं, प्रोग्राम जी। ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जी। इवन पाकिस्तान में लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत सुनते हैं मुझे। जी। वहां जी। से बहुत मैसेज आते हैं, मुझे अच्छा लगता वाह! है। वंडरफुल, तो वंडरफुल, ये वेरी ब्रीफ नाइस। में मैं इतना ही कहना चाहूंगा अपने आप। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। काफ़ी ज़्यादा जर्नी ऐसी रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग जर्नी रही है कि कभी आपने कुछ किया, कभी कहीं सेटल हुए, फिर पढ़ाई करी और क्योंकि थोड़ा-सा फाइनेंशियल थोड़ा-सा कंस्ट्रेंट था, तो जॉब करते-करते आपने पढ़ाई शुरू की। लेकिन जॉली जी आप बुक्स लिखते हैं। 38 बुक्स आपकी पब्लिश हो चुकी है, 39th आई थिंक पब्लिशिंग के लिए जा चुकी है, आने वाली होगी शायद अब पब्लिश होकर। तो जो जी। ये आपकी सारी मोटिवेशनल बुक्स होती हैं जॉली जी, जी। तो ये आप शुरू से लाइक यू सेड आपने कोई कोई कोर्स या कोई पढ़ाई लिखने में नहीं करी है, मास कॉम में नहीं करी है। सो डू यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर और इट जस्ट हैपेंड? मेरा छोटा बेटा जो कनाडा में, जिसके पास मैं दो जी। चार दिन पहले तक था वहां पे कनाडा में, वो तो अभी भी कहता है कि पापा आप तो मजाक मजाक में राइटर बन। जी। क्योंकि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट लीगल कंसल्टेंट था, जी। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इस तरह के बड़े यूनिट्स थे, उनको मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट पॉलिसीज, उनके नोटिफिकेशंस, और उस पे मतलब कि हमारा काम था उनके साथ मतलब कि। जी। तो कुछ हालात ऐसे बने, तबीयत बिगड़ गई, डॉक्टर्स ने मूवमेंट कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी बिल्कुल। तो उस टाइम इतनी मजबूरी हो गई कि गाड़ी चलाना, खड़े होना, और ये सारा कुछ मतलब कि घर से निकलना ही ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया। शुरू में पता नहीं था, तो कई बार 5 मिनट भी खड़े होते थे, या कहीं पार्टी में गए तो वहां से फिर सीधा आईसीयू में जाना पड़ता था। तो वो धीरे धीरे एक्चुअली प्रॉब्लम जब डिटेक्ट हुई, तो उस टाइम इंडिया में ना तो कोई पेशेंट था इस प्रॉब्लम का, और ना ही कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट थे यहाँ पे। तो मेरा पैर, ये जो ब्लड है वो पैरों की तरफ चला जाता है, और वापस हार्ट को सप्लाई नहीं आती। ओके। ओके। जी। तो उस टाइम फिर जब डॉक्टर्स ने बेड के ऊपर रहने के लिए कहा, तो उस टाइम तो बड़ा मजबूर, लाचार जैसे आदमी हो जाता है। लेकिन फिर मिसेस अब तो नहीं रहे, 6 साल हो गए चले गए, उनको ब्लड कैंसर था। जी। तो उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। वो प्रिंसिपल थी एयरफोर्स स्कूल में, पालम। वाह! वाह! तो बुक्स, मैगजीन, तकरीबन 12-15 मैगजीन आती थी, न्यूज़पेपर 2-3 शुरू से आते हैं हमारे घर में। तो मैगजीन फिर मैं भी बैठा रहता था सारा दिन, बेड पे बैठने, तो कभी देखनी, तो आर्टिकल कुछ पढ़े, कुछ लोगों के बारे में पढ़ा। तो वहां से मुझे आया कि चलो मैं भी थोड़ा कॉलम लिखता हूँ। छोटे कॉलम लिखने शुरू किए थे न्यूज़पेपर के लिए। जी। फिर ऑलमोस्ट 1200 से ज्यादा फिर उसके बाद मेरे आर्टिकल पब्लिश हुए मैगजीन में और न्यूज़पेपर्स में, इंडिया के अच्छे लीडिंग पेपर्स में। बाहर भी कुछ पब्लिश हुए। फिर एक टाइम आया, मुझे लगा कि न्यूज़पेपर में हम कितना भी लिखते हैं, वो मेहनत जो है वो 1 दिन 2 दिन के बाद बिल्कुल जीरो हो जाती ज़ीरो हो जाती है, बिल्कुल। है। क्योंकि न्यूज़पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट डे जी। शाम तक वो जो है इट्स न्यूज़पेपर, वॉश्ड वो आउट। या तो टेबल साफ हो जाता है, या गाड़ी के शीशे हम साफ करते हैं, जी, तो बिल्कुल। वो वेस्ट में चला जाता है। तो फिर ध्यान आया भी चलो कुछ बुक्स लिखते हैं। तो पहली बुक लिखी हंसते हंसते जीना सीखो।
हंसते थे। क्योंकि उस टाइम मैं खुद डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था। तो मैंने कहा इस तरह से जिंदगी काटनी तो बड़ी मुश्किल। तो हंसी मजाक में जितना टाइम निकल जाता था उतनी देर में अपने दर्द को भूल जाता था। अदरवाइज इतना दर्द था, मैंने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट की थी कि मेरी लात हटा दो, मेरे से अब बर्दाश्त नहीं। तो उन्होंने कहा कि ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी है, एक ऑर्गन अगर एक लात को हम हटा भी देते हैं तो दूसरी में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर क्या करो। ये किसी और ऑर्गन में वो क्लॉटिंग हो जाती तो फिर क्या करें। तो ये तो कोई हल नहीं है कि भाई हम उसे हटा दें। तो वहां से लिखना शुरू किया। फिर किताब पहली अच्छी पसंद आई लोगों को। तो जो मैंने पहली किताब लिखी थी हंसते हंसते जीना सीखो, उसमें मेन ये था कि हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमर। क्योंकि उसमें जब कभी कोई मिलने आता था तो लोगों को बीमारी का नाम नहीं पता। हमारे यहाँ पे ये एक आपके चैनल के थ्रू ये सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें जिस चीज के बारे में पता नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं, उसके बारे में हम किसी को लेक्चर ना। तो अब मेरी प्रॉब्लम थी डीवीटी की, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। लोगों को ये नाम बोलना भी नहीं आता ठीक से, बीमारी नहीं पता क्या है, लेकिन इलाज सबके पास है कि सब आप ये योगा कर करो, लो। ये खाओ, वो खाओ, ऐसे करो, वैसे करो, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। तो जी, वो जो है ना, वो बहुत अनईजी करता था मुझे। तो मैं उनकी बात सुनने की बजाय, शुरू से आदत रही थोड़ा हंसी मजाक में, मतलब कि उस माहौल में जीने की, और उसके साथ वो मैंने देखा उतनी देर मैं अपने दर्द को भूल जाता। भूल तो मैंने जाते थे। पहला टॉपिक फिर उसको लेके, तो क्योंकि तब तक मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका था लिखने का कि इस चीज को कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। जी, और नाम भी पॉपुलर हो गया, कुछ भगवान ने नाम बड़ा इजी दिया मुझे, जॉली। और गलती से जब ये पेन नेम बना जॉली अंकल, जॉली अंकल, जी, तो फिर पब्लिशर, इंडिया के लीडिंग पब्लिशर डायमंड बुक्स, जी, प्रभात प्रकाशन, पीकॉक बुक्स, जी, एनबीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी, जो इस तरह मतलब कि बड़े बड़े नाम है हिंदुस्तान के। जी, तो जिसको भी किताब दिखाई तो सबने मतलब कि बड़ा प्यार, बड़ी इज्जत दी। और पहली बार में मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट पब्लिश किया हो और गए। किताब बनाई। तो Nice. आज वही सफर चलते चलते 36 तक पहुंच गए। आज ही मेरी बात हुई, मैं अब कनाडा से आया तो आज ही मैंने बात की वहाँ वर्मा जी चेयरमैन डायमंड जी, बुक्स के। जी, जी, वो 39 था, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो बिल्कुल प्रिंटिंग में बस थोड़ा काम बाकी, कहते जल्दी आ जी, जाए। जी, 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 alright, okay. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सो ये जो आपने बताया, ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपने कहा जब आप जिस फेज से आप गुजर रहे थे, आपको लगा जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग जो आपने कहा कि डिप्रेशन, एंगर या कोई भी प्रॉब्लम की, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है या लाइफ में एक लो फेज चल रहा है, तो कैसे उसको हंसी में भुलाकर लाइफ को पॉजिटिव तरीके से जीना है। जैसे आपने कहा हंसते हंसते जीना सीखो, आपने इस बुक के माध्यम से लोगों को ये बताया। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। शायद आपके लिए ये था कि यू हैव टू बिकम अ राइटर एंड अ मोटिवेशनल राइटर, ताकि आप बहुत से लोगों को मोटिवेट करें। आई थिंक दिस वाज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आई बिलीव। पर्पस, कुदरत, यूनिवर्स ने जी, जिससे जो काम करवाना होता है, जी, वो कोई ना कोई ट्रैक ऐसा कहानी, बना देते हैं कि, क्योंकि हम अभी इतने कैपेबल नहीं हुए कि अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में हम प्लान कर सोच सकें। सके। जी, अगर बिल्कुल, प्लान करते हैं तो सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, वो ये चीजें तो अभी कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता कि अभी इतना ताकतवर हुआ है कि जो भी वो डिसीजन ले और वो ठीक हो 100%, नहीं जी, पॉसिबल। जी, तो जी, इसमें नेचर, यूनिवर्स, कुदरत, प्रभु, भगवान, कृपा, किस्मत, ये सारी चीजों का मैं कहूंगा कि कॉम्बिनेशन, और घर वालों की सपोर्ट, बड़ों की ब्लेसिंग्स, जी, ये जब सब कुछ मिलता है तो फिर ये रास्ते बहुत आसान हो जाते जी,
बिल्कुल। तो अभी तो आप सारी दुनिया घूमते फिरते हैं, आप कनाडा भी जाते रहते हैं और आप काफ़ी सारे शोज़ के लिए भी जाते हैं। तो अभी आपने ये जो बीमारी थी आपको, इवन आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट करेक्टली, वेन थ्रोम्बोसिस समथिंग लाइक दैट। सो अभी क्या वो, हाउ इज़ इट नाउ? बेटर है अभी पहले से? अभी वहीं की वहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है पूरे वर्ल्ड। ओह माय गॉड! अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आपको मैं जब ट्रीटमेंट के लिए जहाँ माउंट एलिजाबेथ, अभी हमारे सारे बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार आज अब जाते हैं, मैं तकरीबन 22 साल पहले वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। उस टाइम क्योंकि इंडिया में इक्विपमेंट नहीं थे, अच्छे डॉक्टर नहीं थे इस चीज़ के, तो जी, या यूएसए में थे या सिंगापुर में एक हॉस्पिटल है माउंट एलिजाबेथ, तो वहाँ पे मैं फिर ट्रीटमेंट के लिए जाता था हर महीने। जी, 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 तो ओके, तब उस टाइम ही उन्होंने सॉरी बोल दिया था। फिर एम्स के डायरेक्टर उस टाइम होते थे, उनसे जो अच्छे सारे मिले, तो उन्होंने भी कहा कि भी ट्रीटमेंट तो नहीं है इसका। तो अभी अब सर्जरी वगैरह शुरू की है, लेकिन अभी भी इसका सक्सेस रेट तो बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए जी। उसी के साथ ही मैं मैनेज करता हूँ। ये ठीक है कौन कि से जब साल तक की ये कौन से साल की बात है जॉली जी? आई एम सो सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। ये 97 में शुरू हुई थी, लेकिन एक्चुअली डिटेक्ट होने में और कंफर्म होने में तकरीबन 3 साल लग गए थे, क्योंकि उस टाइम तक एक्चुअली टाँगों में दर्द होता है, हमारे काफ मसल्स जो पिन्नी जिसको बोलते हैं हम, जी, वहाँ पे रिटर्न वॉल होते हैं जो ब्लड को पंप करते हैं प्रेशर से और वो ऊपर फेंकते हाथ हैं की हार्ट तरफ की तरफ। से। जी, तो वो जी, मेरे ब्लॉक है राइट लेग। शुरू में दोनों टाँगों के थे, लेकिन बाद में लेफ्ट के क्लियर हो गए, क्योंकि वो अभी बनने जी, शुरू हुए थे क्लॉट। लेकिन जी, राइट के इतने जम चुके थे वो ब्लड के थक्के से कि वो क्लियर फिर हो नहीं पाए। तो आज वो वही है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। मैं मतलब कि अब ज़्यादा कहीं जाना होता है तो मैं व्हील चेयर यूज़ करता हूँ। अच्छा, ओके, तो अब एयरपोर्ट पे जाना है या कहीं भी जाना है तो मैं व्हील चेयर यूज़ करता हूँ। ज़्यादा चलता नहीं, रिस्क नहीं लेता बिल्कुल, क्योंकि वो जी, पहले शुरू में पता नहीं था, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं मैं कितनी बार आईसीयू में गया हूँ। क्योंकि घर से मार्केट गए या कोई गेस्ट आया, नीचे 10 मिनट खड़े हो गए, जैसे हमारी पंजाबियों की आदत है बाय-बाय करने जाएँ, जब तक 10 मिनट बात बात नहीं करें करनी। तो मज़ा ही नहीं आता हमें। तो वो चीज़ तो इतने में होता था, तब तक ब्लड सप्लाई रुकती थी, ऑक्सीजन रुक गई और अटैक हो जाता था, तो फिर आईसीयू में जाके कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 1 हफ्ता फिर रहना पड़ता था। तो कई बार टेस्ट हुए। अब हार्ट में तो प्रॉब्लम थी नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम तो पैर से थी कि सप्लाई ऊपर नहीं जा रही। जी, जी, तो धीरे-धीरे एक हॉस्पिटल, दूसरा, तीसरा, दिल्ली, बॉम्बे करते-करते वहाँ तक हम पहुँचे कि ये मतलब कि समझ आई 3 साढ़े 3 साल बाद कि प्रॉब्लम यहाँ पे। तो नहीं, लेकिन बिल्कुल अगर एक्चुअली आपकी किताबों में सारी पॉजिटिव बातें, लाइफ की ऐसी बातें, इतना मोटिवेट करने वाली बातें और राह दिखाने वाली बातें, मैं समझ सकती हूँ कि एक्चुअली कहते हैं कि समझ से ही समझा सकते हैं। तो आपने जो खुद अपने प्रॉब्लम के ऊपर विजय पाई, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अदर्स कि कैसे कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। आई थिंक आपका माइंडसेट बहुत बड़ा होता है जो हर प्रॉब्लम को हरा सकता है। दिस इज देखो, वंडरफुल। ज़िंदगी तो जीनी, जी, रो-रो के, री-री करके जीने से कुछ होने वाला नहीं। कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल अगर ठीक मुझे बात है। कोई तकलीफ है, मुझे कोई दर्द है, अगर मैं 10 लोगों को बताऊँगा, तो वो क्या कर लेंगे? बिल्कुल, कोई मेरी हेल्प कर नहीं सकता। तो मैं ही अपना माइंडसेट, अपना नज़रिया, अपनी सोच को क्यों ना इस तरह से रखूँ कि मुझे इसी के साथ जीना है। तो जब ये वंडरफुल। चीज़ हम बना लेते हैं, तो फिर बहुत हद तक हम तकलीफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि अब वो कहते हैं ना कि कुछ लोग लकीरों, हाथ की लकीरों पे इतबार करते हैं कि ये किस्मत है, इससे होगा। लेकिन जिनके हाथ नहीं होते, उनकी भी तो किस्मत होती है। उनकी भी तो किस्मत होती है, बिल्कुल ठीक बात है। जी, तो अगर मैं अपने से नीचे वालों को देखता हूँ, जी, स्पेशली जब मैंने ये किताब लिखी थी हँसते-हँसते जीना सीखो, तो मैं हमारे यहाँ हरिनगर में एक हॉस्पिटल है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। जी, तो वहाँ जो इस तरह के मरीज़ होते थे, मैं उनके साथ जाके बाहर वेटिंग रूम में बैठ जाता था।
तो वहां पे जब मैं केसेस देखता था तो मुझे लगता था कि मैं इनसे तो बहुत अच्छा हूं। इनकी जो दुख तकलीफ है उससे तो मैं लाखों दर्जे भगवान ने मुझे अच्छा रखा हुआ है। जी वो एक पंजाबी की मुझे लाइन याद आ गई, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि देन वाले ने सब ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ कि उन्होंने सानू लख का भी सवा लख, उसने हमें लाखों से अच्छा रखा हो। जी हम सिर्फ अपने से आगे वाले को देखें, देखते हैं, बिल्कुल ठीक अपने बात। से पीछे वाले को एक बार देखें तो हमें दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है कि आज हम उनसे कितना आगे। आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं, लाखों लोगों का सपना है कि हमें ऐसी जिंदगी मिले। मुझे सैकड़ों रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत सारे लोग जब वर्कशॉप सेमिनार में जाते हैं या टीवी में प्रोग्राम होते हैं इंडिया में या बाहर दूसरे कंट्रीज में, तो कई बार बात होती है फोन पे, कई बार मैसेज आते हैं, अंकल हम आप जैसा बनना चाहते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ क्यों, मेरे जैसा क्यों बनते हैं? मेरे से अच्छा क्यों नहीं, मेरे से आगे क्यों नहीं सोचते? आपके अंदर इतना टैलेंट है, आप उससे बहुत आगे जा सकते। जी जी आप उस चीज को देखो। जी तो हम हमेशा उस चीजों के लिए नेकी की राह पे चल रहे हैं, हमें अपने से आगे वाले को देखना। जी जो चैरिटी कर रहे हैं, जिनका माइंडसेट स्ट्रांग है, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है, जो ज्ञानी विद्वान है, कबीरदास जी, फरीद साहब हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं। जब ज्ञान की बात है तो हमें आगे देखना चाहिए, उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। जी बाकी चीजों के लिए जिंदगी जो हम जी रहे हैं उसके लिए अपने से पीछे वालों को देखो। एक मिनट में इतना बड़ा कुदरत लेसन सिखाती है कि उसके बाद आपको किसी मोटिवेशन, किसी इस तरह के चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको समझाए कि जिंदगी कैसे जी जाए। ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए हम आके देखें, आई थिंक उसके लिए हम बड़े स्मार्टली आगे नहीं देखते हैं, उसके लिए हम पीछे देखते हैं कि वो तो नहीं कर रहा मैं क्यों करूं, यू नो दिस इज हाउ नेचुरल टेंडेंसी इज कि वो तो नहीं कर रहा मैं क्यों करूं। एंड ये जहां पे हम प्रॉब्लम की देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, वहां हम जो है हमें लगता है कि यू नो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सबसे आगे हैं। ये आई थिंक एक नेचुरल टेंडेंसी, तुम्हें नहीं पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है या यू डोंट नो व्हाट आई हैव बीन थ्रू, यू नो लोगों को लगता है कि जो उनके साथ स्ट्रेस है प्रॉब्लम है वो सिर्फ उन्हीं के साथ है और किसी के साथ नहीं। ये मैंने बहुत लोगों का ये नेचुरल नजरिया देखा है, उनको नहीं समझ में आता कि हर एक को कुछ ना कुछ दुख है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटका हुआ है। लेकिन समझदारी है जैसे कि आपने किया, आई थिंक इतने साल हो गए हैं कि यू नो यू हैव फाउंड अ वे टू लिव विद दिस एंड मोटिवेट अदर्स टू लिव विद देयर प्रॉब्लम्स। सो दिस इज ट्रूली ट्रूली इंस्पायरिंग, यू आर अ ट्रू मोटिवेशनल राइटर स्पीकर इन अ ट्रू सेंस, आई वुड से कि आप खुद जीते जागते खुद मोटिवेशन है सुबह से लेकर रात तक, आई वुड यहाँ से दैट। मुझे एक इंसिडेंस याद आ गया बड़ा पुराना। एक वो हमारे मिलने वाले थे, उनका स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ तो पैर की हड्डी टूट गई। जी तो उनकी एक रिश्तेदार बुआ लगती थी, तो वो उनको मिलने आई। वो आई तो ऐसे रोने लगी, बेटा ये क्या हो गया, मर गए, टांग की हड्डी। उसने कहा बुआ जी कुछ नहीं हुआ, 3 हफ्ते का प्लस्तर है, 3 हफ्ते बाद खुल जाएगा, सब ठीक हो जाए। और नहीं बेटे, डॉक्टर झूठी तसल्ली देते हैं, कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता है ये सब झूठी तसल्लियां हैं। वो बड़ी डॉक्टर है शायद। मुझे देख, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये है। उसने अपनी 10-12 प्रॉब्लम गिना दी। कहता बुआ जी आप ऐसा करो, मैं बेड से उठ के स्टूल पे बैठ जाता हूँ, आप बेड पे लेटो, पहले मैं आपका हाल चाल पूछता हूँ। आपकी तकलीफें बहुत ज्यादा, मेरी तो एक हड्डी टूटी है सर। नहीं, ये थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से ये बात जरूर करते हैं कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि कोई सपोज कोई बीमार हुआ, कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, कुछ हुआ, हमारे ना कहते हैं एक रिचुअल है, देखने जाना है। अच्छा हाँ, देखकर जाकर क्या करना है कि एक तो जो
घर में जो बेचारे मरीज को देख रहे हैं उससे अपनी देखभाल करानी है, चाय पानी कॉफी वगैरह करवाना है, वो बेचारा वो परेशान हो जाए। जो पहले ही पेशेंट को देख रहा है पहले वो बाकी सब आपको देखने लग जाए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो पेशेंट को की प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देंगे, ऐसी पिटी करेंगे उसके ऊपर, such a problematic thing, oh so pity on you, oh बेचारा अब क्या होगा, you know all those things। चाहे वो खुद इतना बुरा नहीं फील कर रहा हो, शायद वो पॉजिटिव हो, शायद टीवी देख के अपना मूड कहीं कुछ और स्विच करने की सोच रहा हो या कुछ रीडिंग कर रहा हो, बट देन यू नो दे वुड वांट दैट पर्सन टू रिमेन सिक, बॉडी से भी माइंड से भी। ये हमारे इंडिया में बदलना चाहिए, मुझे लगता है हमें पेशेंट को डिस्टर्ब करने नहीं जाना चाहिए। ये रिचुअल सिर्फ फोन पे आप हालचाल पूछ ले, मैसेज दे दें, अनलेस एंड अनटिल आपको लगे कि आप जाके किसी को हेल्प नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर द रिचुअल सेक। मुझे लगता है हमारे इंडिया में ये कल्चर जरूर बदलना चाहिए कि कोई बीमार हो जाए तो बहुत सारे लोग आते रहे, और जिनको हम आने को मना करते हैं वो बुरा माना जाए कि हमें तो देखने ही नहीं आने दी। ये आई थिंक, शायद आपको क्या लगता है, ये हमारे इंडिया में कुछ ऐसा इशू नहीं? यहाँ पे ना मैं, ये आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँ कि हमारे यहाँ पे स्पेशली जब हम जाते हैं, जैसे कोई मेन सिटी में, किसी का नाम तो नहीं लेना चाहिए, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ जाके याद आता है कि भई अब पेशेंट को मिलने जाना है तो चलो कोई फ्रूट ले जाते हैं। जी, जी। तो जो भी बाहर 1-2 वो लोग खड़े होते हैं, रेडी वाले, या जो 1-2 शॉप होती है, तो वहाँ से एक तो डबल रेट पे मिलता है फ्रूट, और वो पेशेंट ने खाना है, नहीं खाना, पेशेंट ने डॉक्टर कहा। ने, जी, तो वो हम ले जाते हैं। इसकी जगह बहुत सारे हमारे सर्कल में नीडी लोग हैं, जो बीमार हैं, जी, उनको अगर हम देखने की बजाय, ये फॉर्मेलिटी करने की बजाय, जैसे हम जी, खुशी के मौके पे, बर्थडे है, शादी है, या कोई भी और खुशी का फंक्शन है, जैसे लिफाफा हम सगन का बना के देते हैं, जी, तो वो 200, 400, 500, 1000 जितना भी हम अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए, वो जी, अगर हम प्रैक्टिस शुरू करें कि ये दिखावा बंद करके, उससे हो सकता है कि उनको वो दवाइयाँ वो ले सकें, उससे जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले सकें। क्योंकि जो हम दे के आएँगे वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर नहीं सकते, डॉक्टर ने हो सकता है मना किया हो, लेकिन पैसे से उनकी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। तो ये मैं एक ज़रूर एक मैसेज यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। यहाँ भी हमें ये सोच थोड़ी-सी बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि दिखावे की बजाय कि जाके बस हमने अपना फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि देखो हम फ्रूट ले आए हैं। कई बार अटेंडेंट के पास रखने की जगह नहीं होती। अटेंडेंट का जो पेशेंट है शायद वो आईसीयू में है, कहीं और है, तो वो कहाँ सामान इतना सँभालेगा, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन जिसको ज़रूरत है, वहाँ तक अगर हम पहुँचा दें, कोई दिखावा नहीं है। लेकिन अगर हमारी तरफ से एक गुड कर्मा हो गया, एक हमारी तरफ से एक जो बीमार है उसके लिए प्रेयर हो गई किसी को देने के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अगर हम कई इंडियंस ये बार हम करना शुरू कर दें। 500-500 रुपए के फूल ले जाते हैं और हमें रिसेप्शन पे रोक देते हैं, सॉरी आप फूल अंदर नहीं लेके जा सकते। जी, बिल्कुल, या हॉस्पिटल में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। न्यूली बॉर्न बेबी है कि भी चलो अभी तो क्या गिफ्ट देना है, तो चलो अभी फूल देते हैं, बाद में फिर देखेंगे जब भी कोई गिफ्ट देंगे। तो वो कहते हैं नहीं जी, न्यूली बॉर्न बेबी को हम फूल नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है इसमें, इन्फेक्शन हो सकता है। जी, बिल्कुल। कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो बाहर रिसेप्शन पे ही रोक देते हैं। तो इस चीज़ को हम, हमारी सोच को बदलने की ज़रूरत है। बताइए, मैं सिर्फ़ बहुत ज़रूरी। ऐसे ही जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं हमारी सोसाइटी में, इस सोच को बदलने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी किताबों में, अपनी कहानियों में, जो पहले स्टोरी लोग बहुत पढ़ते थे, तो उन दिनों में जो किताबें मैंने लिखी, कहानियाँ जो जीना सिखाएँ, कहानियाँ जो राह दिखाएँ, जी, स्टूडेंट के लिए लिखी मैंने कहानियाँ जो जीनियस बनाएँ। जी, नए दौर की प्रेरक कहानियाँ प्रभात प्रकाशन ने पब्लिश की थी, बहुत अच्छी किताब। जी, बड़ी-बड़ी खुशियों की छोटी-छोटी बातें। हम जी, खुशियाँ जब बात करते हैं तो सोचते हैं कि ये होगा, वो होगा, घर में कुछ बड़ा होगा, बड़ा घर लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे तो खुशी। जी, खुशियाँ छोटी-छोटी बातों, बच्चों के साथ बैठो, परिवार के साथ बैठो, उनकी सुनो 5 मिनट, अपनी बात को 2 मिनट, उसमें जो खुशी मिलेगी, सारे परिवार को जो खुशी मिलेगी, वो जी। आपको कहीं से नहीं मिल सकती। बिल्कुल ठीक बात है। खुशियाँ छोटी-छोटी चीज़ों में है, बड़ी चीज़ों में खुशियाँ नहीं है, कहाँ ढूँढते हैं। छोटे-छोटे परिवार के साथ में, बच्चों की हँसी में, बच्चों के साथ में बहुत बड़ी खुशी छिपी होती है। दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट दैट यू हैव मेड, जॉली जी।
वंडरफुल। और आप कुछ ऐसी कहानियाँ बच्चों के लिए लिखते हैं, जैसे कि आपकी मैं कुछ कहानियों बुक्स की टाइटल पढ़ रही थी, कहानियाँ जो राह दिखाएँ, कहानियाँ जो जीना सिखाएँ। सो ये किस तरीके की कम है? बिकॉज़ मैंने किताब अनफॉर्च्यूनेटली अभी नहीं पढ़ी है। तो ये इसमें किस टाइप की कहानियाँ और किसके लिए आप ये बुक्स लिखते हैं? बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मैंने एक ही किताब लिखी है, वो एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी। वो लिखी थी मैंने, चिंगारी। जी, जंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हजारों मील का जंगल है, उसको अगर जलाना हो तो हमें हजारों टन आग नहीं चाहिए, एक चिंगारी चाहिए। चिंगारी चाहिए। जी, बिल्कुल। बच्चों के अंदर एक स्पार्क पैदा करने की जरूरत है। जी, बच्चों को आज की तारीख में किसी चीज की कमी थोड़ा है, हुँ। चाहे वो शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। आज के बच्चे इंटरनेट इतने एज है। लकी जी, इतने लकी हैं कि उनके पास हर फैसिलिटी, सबसे बड़ी चीज एक मोबाइल एक ऐसा है जी, कि जो पूरी दुनिया को उनसे जोड़ के रखता है, पूरी दुनिया की जानकारी उनके पास है। जी, तो लेकिन उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक ऐसा रास्ता दिखाने की जरूरत है जिससे उनकी जिंदगी में हमेशा उजाला हो सके। जी, उनकी सोच को बड़ा करने की जरूरत है, उनके विजन को बड़ा करने की जरूरत है। जो माइंडसेट अभी तक चलता आ रहा था, उस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। अब यहाँ पे कनाडा के मैं बच्चों से मिलता हूँ, वहां मैं रहता हूँ, तो बेटे के फ्रेंड हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स से बात होती है। तो वहां पे हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है और वहाँ जो बेसिक डिफरेंस मैं देखता हूँ कि वहां पे बुक्स पढ़ाई नहीं जाती, टीचर एक टॉपिक समझाती है, उसके बाद आपको वो असाइनमेंट दे देते हैं कि अब आपको इसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट जो भी है वो आपको मतलब कि बनाने। लेकिन आप कहीं से किसी किताब से, गूगल से या कहीं से भी कट पेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है स्कूल वालों ने कि अगर गूगल से आपने एक लाइन भी पूरी कॉपी की है तो वो इमीडिएटली 1 मिनट से पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये आपने कॉपी। प्लेजरिज्म। जी, हाँ, प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। जी, तो उससे उन्हें आइडिया हो जाता है। तो उससे क्या है कि हर बच्चा जब उस असाइनमेंट को करता है तो वो एक अपने अलग नजरिए से उस चीज को, जी, तो उनकी सोच जो होती है वो 5 साढ़े 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैंने कुछ बच्चे देखे कि उतना कॉन्फिडेंस उनमें नहीं हो। जी, जैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो उसके साथ उनकी सोच और उनका विजन इतना बड़ा हो जाता है, उनको माइंड में इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि हमें जिंदगी में क्या करना। फोर्थ फिफ्थ से उनके सब्जेक्ट पढ़ाई के साथ साथ टीचर्स इतना क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं कि फिफ्थ के बाद जो बच्चे का इंटरेस्ट जिस फील्ड में, चाहे वो जी, पेंटर ही बनना चाहता है, चाहे वो फोटोग्राफी में जाना चाहता है, तो उसके बाद बाकी पढ़ाई तो चलेगी, लेकिन मेन सब्जेक्ट उसका, उसके जो पैशन है, जिसको वो प्यार करता है, तो मेन फोकस उस सब्जेक्ट पे चला जाता है उसका। जी, उससे जी, क्या है राइट। कि किसी भी लेवल पे अगर वो स्कूल अपना पूरा करने के बाद या ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जब भी अपनी लाइफ करियर शुरू करना चाहता है तो नेक्स्ट स्टेज से उसे कभी प्रॉब्लम नहीं आती और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को सेटल कर लेता जी, है। आज हमारे यहाँ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे निकलते हैं, जी, उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। कोई जी, ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई कहीं टाइम पास कर रहा है, अगर किसी ने मार्केटिंग में बहुत स्पेशलाइजेशन की है तो वो किसी ऑफिस में बैठा है या बैंक में जॉब कर रहा है। तो ये सोच भी, अब एक टाइम था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, नालंदा यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लें, दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। आज लाखों बच्चा हर साल इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ने के। जी, कुछ देशों की इकोनॉमी सिर्फ हमारे बच्चों की जो फीस है उससे चल रही है।
करोड़ों डॉलर वो सिर्फ उन बच्चों से कमा रहे हैं। जी। तो ये साथ-साथ एक्चुअली मैं कुछ मैसेज ज़रूर ये अथॉरिटीज़ तक मैं चाहूँगा कि ये हमारा मैसेज आपका चैनल मैंने देखा, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को आपने इंटरव्यू किया और आपकी प्रेज़ेंटेशन मैंने देखी, मैंने अभी 10-15 मिनट पहले देखा, बीच में टाइम नहीं मिला मुझे आके, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर ये मैसेज अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और हम इस चीज़ के ऊपर गौर करें और इस पैटर्न को हम दोबारा मतलब कि अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जी, जी, बिल्कुल। जी, जैसे कि आपने चिंगारी आपने बोला कि आपने बच्चों के लिए लिखी कि बच्चे अब एक स्पार्क होते हैं, जो कि अगर उनको हम एक राह दिखा दें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपने बताया कि पहले कुछ और था, अब जो जो एक्चुअली मुझे लगता है समय के साथ जो बदलाव हमारे सिस्टम में आना चाहिए था, वो बदलाव शायद नहीं आ पाया है एंड आई थिंक जितना हम उस बारे में बात करेंगे उतना शायद हम उसको उसके लिए एक कैटलिस्ट बन पाएँगे कि वो बदलाव आ जाए। आपकी एक बड़ी ब्यूटीफुल सी बुक है, उसका नाम है लव यू ज़िंदगी, जो कि आपने पैंडेमिक के टाइम में लिखी है। जी, ये किताब जी, लव यू ज़िंदगी। तो इस बुक के बारे में कुछ बताएँ? दिस इज़ द 37th नंबर आई बिलीव इसमें शायद नीचे 37 लिखा है, शायद 37th नंबर है ये, है नहीं, ना? आउट ऑफ 38 जी। आपने भी काफ़ी रिसर्च कर ली। इस बुक के बारे में मुझे प्लीज़ कुछ बताएँ? ये किताब क्योंकि ज़िंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की कोरोना की बीमारी या कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड ऑल ऑफ सडन उस कंट्री में हुआ, उसमें कभी-कभी न्यूज़ आती थी, तो हम सोचते थे हमारे यहाँ तो नहीं हो नहीं सकता। एक तो हमारे ये होता है कि वहाँ हो रहा है, बॉम्बे में अगर कुछ हो रहा है तो हम तो दिल्ली में हैं, हमें क्या हो? अगर चीन में हो रहा है या इंग्लैंड में हो थोड़े रहा है तो इनसेंसिटिव हैं आई थिंक हम थोड़े-से हाँ, ना दूसरों पे। जी, क्योंकि अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है, अलर्टनेस की कमी है। जी, तो ये जब अचानक आया, इसके बाद बहुत सारे लोग क्योंकि लॉकडाउन हो गए, काम-काज बंद हो गए, ऑफ़िस, हर चीज़। जो तो गवर्नमेंट वाले थे उनको तो चलो सैलरी मिलती रही, लेकिन जो प्राइवेट वाले थे, अब ट्रांसपोर्टर बेचारे जिनकी 70-80 बसें स्कूलों में चलती थी, लाखों रुपए की इनकम थी, एक दिन में ज़ीरो हो गई, बसें बंद हो गई। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिबेट नहीं कि किसी तरह की कोई छूट, टैक्स भी पे करना है साल का, इंश्योरेंस भी करवानी है, सब कुछ है। तो वो जी, इतने प्रेशर में आ गए, इतने मतलब कि उन्हें अपने आप को लगा कि हम कुछ नहीं है, हम फेल हो गए। एकदम जी, ज़िंदगी से हारने लगे। जी, तो उस टाइम मैंने ये किताब लिखी, लव यू ज़िंदगी। सबसे पहले अपने आप से प्यार। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, तो ही हम अपने परिवार से ठीक है, पैसा कम है या नहीं है, हालात बहुत मुश्किल हो गए, लेकिन ज़िंदगी खत्म नहीं। जी, रात कितनी भी गहरी हो, सूरज को आने से नहीं रोक सकती। सूरज कितनी भी गर्मी फेंके, आज तक समुद्र को सुखा नहीं सकता। जी, तो अगर हम खुद अपने आप को मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने बच्चों को ऐसा नहीं देख सकता। बच्चों को हमारे टाइम पे पेरेंट्स के पास कुछ था ही नहीं, डिमांड करने की भी हमारी औकात नहीं थी, ना हम करते थे, ना वो ट्रेंड था। आज बच्चा डिमांड भी नहीं करता, लेकिन एक बच्चे ने बाई चांस बात की कि उसके स्कूल में या उसके कॉलोनी के फ्रेंड ने कोई बाइक या कोई ऐसी चीज ली है, तो फादर कहीं से भी करे, उसके पास सोर्सेज है या नहीं है, वो खुद ही ला के उसको उससे पहले वो चीज उससे दे दे। जी, तो इस किताब में जो मैंने मेन मतलब कि लिया, वो मैं इसी के इंडेक्स से बता देता हूँ
कि जिंदगी जो है, अपने आप से पहले प्यार करो, जिंदगी को खुल के जी, जिंदा दिल इंसान बनो, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, जी, क्योंकि आस, उम्मीद, होप, आस की अगर हम बात करें तो चेस की बाजी खेलते हैं ना, चेस खेलते हैं, जी, तो गेम चाहे चेस की हो या जिंदगी, आखिरी मूव जो होती है ना वो भी बाजी पलट देती है। जी, तो हमें आखिरी मोमेंट तक हार नहीं माननी चाहिए, हार से पहले कभी हार नहीं माननी। जी, जी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, सारी प्रॉब्लम आपकी जीरो। माइंडसेट एब्सोल्युटली जरा सा कमजोर है तो हम फिजिकली पहले ही टूट जाएंगे पहली बार। एग्जॉस्टेड। जी, बिल्कुल। आज भी मुझे डॉक्टर देखते हैं, या जब मैं बाहर, उस दिन भी एक टीवी चैनल पे वहां कनाडा में प्रोग्राम कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि डीवीटी का पेशेंट इंडिया से कनाडा आके और कनाडा में हमारे स्टूडियो में बैठ के लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन? तो जी, ये हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है कि हमारा माइंडसेट कितना है। माइंडसेट लिमिटेड है या इनफाइनाइट उसकी सोच है, ये आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्यूटीफुल। तो इसको कभी कमजोर मत होने, क्योंकि पहले मन कमजोर होता है तो तन कमजोर होता है, तन में बीमारी बाद में आती है। बिल्कुल ठीक बात कही, पहले मन कमजोर होता है, फिर तन जो है और ज्यादा कमजोर, अगर वो भी और कमजोर महसूस करता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता। तो मन में अगर ताकत आ जाए तो वो तन को ताकत दे सकता है, फिर हम काम कर सकते हैं। ये तो बहुत तन, ब्यूटीफुल बात है। फिजिकल फिटनेस को अगर मेंटेन करना है तो पहले मन को मन को। स्ट्रांग। तो ये सारे एस्पेक्ट जो इससे जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जी, जितने भी पॉजिटिव मैं सोच सकता था, जी, अपने जो एक्सपीरियंस अभी तक 68 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने सारे इस किताब में लिखा। वंडरफुल, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और फिर इस किताब के बाद जो आपकी अगली किताब थी, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, मैंने वो भी रखी है आपकी। जी, जी। तो ये सबसे बड़ा रुपया के बारे में मुझे बताइए, इसमें आपने क्या लिखा है? क्या इंटरेस्टिंग बात है, बताइए प्लीज़? ये पब्लिशर थे हमारे बुक लाइन के, द बुक लाइन वालों ने बनाई थी ये किताब। जी, तो वो जब सेकंड वेव आई थी तो उसमें ये चले गए बेचारे, बहुत ही नेक इंसान। जी, तो उस टाइम फर्स्ट में तो मेंटली लोग परेशान हुए, सेकंड जब वेव आई तो तब तक फैक्ट्री, मार्केट्स, इकोनॉमी जो है इंपोर्ट थोड़ी-सी। एक्सपोर्ट इकोनॉमी जी, जो है वो ऑलमोस्ट एक बार बिल्कुल जीरो हो गई थी। जी, लेबर वापस जा चुकी थी, किसी के पास जी, सामान है तो लेबर नहीं है, किसी के पास लेबर है तो मशीनरी नहीं है। फिर ये नहीं पता था कि आज कोई चीज बनाते हैं मार्केट तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। जी, दूसरा, पैसा लोगों के पास खत्म हो चुका था, मोस्टली लोगों के पास। जी, तो पैसा, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। जी, तो लेकिन हमारा जन्म होता है और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब तक हमें पैसा चाहिए, क्योंकि ठीक जन्म बात होता है। है तो भी हम बिना पैसे के इस दुनिया में नहीं आ सकते, बिल्कुल और ठीक अगर बात है। जाना भी है दुनिया से तो भी हमें पैसा चाहिए, उसके बिना हम जा भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है। जी, तो पैसा कैसे कमाया जाए? अब फैक्ट्री बंद हो गई, जो लोग काम करते थे उनकी नौकरी चली गई, एयरलाइन बंद हो गई, होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो इसमें मैंने पैसे की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि पैसा पहली चीज तो क्या है, जी, पैसा कमाया कैसे जाता
चलो कोई थोड़ा, कोई ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा कमा लेते, लेकिन पैसा कमाना तो एक चीज है, पैसे को संभालना उससे ज्यादा है। पैसे को संभालने के साथ हमें ये आना चाहिए कि पैसे को रिसाइकल कैसे करें, क्योंकि जब हम 50-55 के करीब पहुंचते हैं तो हम फिजिकली उतना काम नहीं कर पाते जो 25-30 साल की एज में हम जितना हम कर पाते। तो 50-55 तक पहुंचते पहुंचते हमें इतना अपने आप को कर लेना चाहिए कि पैसा हमारे लिए काम करना शुरू। पैसिव इनकम होनी चाहिए। अगर हम 1-2 महीने काम नहीं कर पाए, कहीं जाना पड़ गया, कहीं बच्चों के साथ हम हॉलीडे चले गए या कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम ये नहीं हो कि हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कोरोना में हो गई कि पैसा नहीं है तो बिल्कुल ही हम जीरो। अब लोग कहते हैं जी आपने तो इसमें लिख दिया, सब कुछ लिख, लेकिन अब कुछ है ही नहीं तो क्या करें। तो मैंने इसमें एक चैप्टर लिखा है, बातें बिकती हैं। आपके पास क्या हुनर है? खाना बनाना आता है किसी को? सिर्फ एक गुजरात में लेडी है, उन्हें हिंदी भी नहीं बोलनी आती, सिर्फ गुजरात, लेकिन वो खाना पुराने स्टाइल का, जो उनके गुजराती स्टाइल का वो बना, ट्रेडिशनल खाना जो है वो बना। अब एक लड़का वहां पे रहता था उनके पास, उसको जॉब वगैरह कहीं मिली तो उसको खाने की दिक्कत थी, तो उसने रिक्वेस्ट की मुझे आप खाना बना दिए। उसने उनकी वीडियो शेयर करनी शुरू की। आज उस लेडी के अकाउंट में 1 से 1.5 लाख रुपया महीना यूट्यूब से आता, सिर्फ वो गुजराती खाने की टिप्स शेयर कर। तो बातें बिकती हैं। आपके पास क्या हुनर है, आप वो दूसरों को सिखा सकते। आज ये जो फोन है, एक मोबाइल फोन, ये पूरी दुनिया से जोड़ के रखता है, पूरी दुनिया तक हमारी आवाज 1 मिनट में जाती है। लेकिन हमें अपने आप को ये देखने की जरूरत है कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हम दुनिया को दे सकते। दुनिया लेने के लिए तैयार बैठी, उसके लिए वो कीमत देने के लिए तैयार बैठी, उनको वो चीज, वो हुनर सीखना है। आप फोटोग्राफी सिखा सकते हैं, आप किसी स्पोर्ट्स में आपके पास स्पेशलाइजेशन है, आप उसके बारे में टिप्स शेयर कर सकते हैं। जो चीज मतलब कि अब अगर इसको देखें, अब फार्मर्स के बारे में मैंने पहली बार लिखा है इसमें कि जमीनें पहले जहाँ 10-10 बीघा, 10-10 एकड़ जमीन होती थी, अब 500 गज, 1000 गज का प्लॉट रह गया उनके पास। तो वो कहते जी अब इसमें हम क्या लगाएं, क्या उगाएं। मैं क्या, 1000 गज तो बहुत है, 200 गज भी अगर आपके पास है तो आप 10 एकड़ जमीन से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कहते जी वो कैसे? उसमें क्या हम सोना उगेगा हमारा? नहीं, सोना नहीं उगेगा, पौधे ही उगेंगे। आप उसमें नर्सरी चलाओ 200 गज, आपको हर प्लांट का पता है कौन से सीजन में कौन सा प्लांट कैसे तैयार होता है, आप उसकी नर्सरी तैयार करो। आप, मेरा प्रॉमिस है कि जितना 10 एकड़ से कमाते थे उससे ज्यादा आप 200-300 गज में वो नर्सरी चला के उससे ज्यादा पैसा कमा सकते। तो हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत है। हम रुक जाते हैं एक जगह पे, जिस ट्रैक पे चल रहे थे वो रास्ता बंद हुआ तो हम रुक जाते हैं। कुदरत तो हमें सिखाती है, पानी चल रहा है, बह रहा है पानी, उसके आगे आप रोक लगाओ, इमीडिएटली वहां से वो 2 रास्ते बनाते हैं। वो रुकता नहीं है, वो 2 रास्ते बनाता है। पहले एक में चल रहा था, अब 2 रास्ते खोल दिए। कुदरत हमें हर जगह मैसेज दे रही है। एब्सोल्युटली, बहुत ब्यूटीफुल हम बात देखना है। नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, बस हम तो ये देखते हैं कि वो रास्ता बंद हो गया तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हमें जरूरत है कि अपने वो जो शुरू में मैंने बात कही, अपने विजन को बड़ा करने की, अपनी सोच को बड़ा करने की, इससे आगे क्या होगा, अब नया और क्या कर सकते हैं, आगे से आगे क्या सोच सकते हैं। अगर ये हमारा ए प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद 25 अल्फाबेट और हैं, बी प्लान भी तो यूज कर सकते हैं, सी भी तो कर सकते हैं। थिंक ऑफ ऑप्शंस। बिल्कुल। तो ये चीज हमें अपने दिमाग
को जो लेयर्स हैं उसको खोलने की जरूरत। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे बड़ा रुपया तो जरूर पढ़ें। दैट इज अ मस्ट रीड लाइफ में। और अभी तो हमने आपकी पर्सनालिटी का कुछ ही हिस्सा छुआ है। देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू यू। यू आर ए ग्राफोलॉजिस्ट। आप लोगों की हैंडराइटिंग, सिग्नेचर पढ़ के बहुत सारी चीजें बताते हैं। मुझे साइंस के बारे में बताइए, हाउ डज इट हेल्प पीपल? देखो, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि ये वास्तु, टैरो कार्ड, जी जन्म पत्री, जन्म कुंडली जी या किसी तरह की उस तरह की साइंस नहीं, जी किसी तरह की इसमें प्रेडिक्शन नहीं जी कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये जी हो जी जाएगा, जी ये जी नीले पीले स्टोन पहन लोगे तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, जी ऐसा कुछ नहीं। जी आज आप जिस जगह पे हैं या मैं जिस लेवल पे हूँ, या कल तक हम जहाँ थे या कल तक हम जहाँ जाएंगे, इस सारी चीज को मैनेज करने के लिए जो एक ऐप कुदरत ने हमें दी है वो हमारा माइंड। बिल्कुल ठीक जो बात है। कुछ भी निकलता है वो हमारे यहाँ माइंड से निकलता एब्सोल्युटली जी। है। हम गूगल की या मार्केट में जो और हर चीज की ऐप बनी है हम उसको तो यूज करें, जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऐप है उसको यूज करें। बहुत बढ़िया बात कही जी, एब्सोल्युटली। अब आपसे मैं अगर पूछता हूँ कि आप कैसे लिखते हो, आप साइन कैसे करते हो, तो आप क्या कहेंगे? हम हाथ से लिखते जी जी हैं। लेकिन एक्चुअली हम हाथ से नहीं लिखते, जी, क्योंकि हमारी उंगलियों को पता ही नहीं कि हमने लिखना क्या है, कैसे लिखना, एब्सोल्युटली ब्रेन का कमाल हमने है। साइन कैसे करने। जी जी जिन लोगों के हाथ नहीं होते वो पैर में पेन कलम पकड़ के उससे लिखते हैं, उससे बिल्कुल वो पढ़ाई करते हैं और कई बार सिविल सर्विसेज के एग्जाम तक क्लियर कर जाते हैं। जी कुछ पेंटर हैं, वर्ल्ड नोन पेंटर, जिनके जी हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, वो मुंह में ब्रश रख के, दांतों में ब्रश रख के पेंटिंग बना देते हैं वर्ल्ड क्लास। जी बिल्कुल ठीक। तो ये कैसे मुमकिन? क्योंकि ये सारे सिग्नल हमारे दिमाग से आते जी बिल्कुल। हैं। तो ये जो साइंस है ग्राफोलॉजी, ग्राफ क्या है? कोई भी चीज लाइन ऊपर जा रही है, सेल्स का ग्राफ है, या जी जैसे यूट्यूब है, गूगल है, कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो हर चीज जो है वो ग्राफ में देखी जाती है। जी तो हमारे माइंड से जो थॉट्स के सिग्नल आते हैं वो भी एक ग्राफ। ए लिखते हैं तो वो भी ग्राफ, ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। बी लिखते हैं तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। वी लिखते हैं तो फिर वो ग्राफ बनता है। लॉजी, साइंस, हैंड राइटिंग और सिग्नेचर की जो साइंस है वो ग्राफ। ब्यूटीफुल। अब जी हार्ट को किडनी, लिवर, ब्रेन, इसके लिए एमआरआई और बाकी सारी मशीन्स, लेकिन स्कैन्स। थॉट्स को स्टडी करने के लिए अभी तक कोई भी मशीन इक्विपमेंट नहीं बना। उसको सिर्फ जब हम लिखते हैं, जो हमारी हैंडराइटिंग है, उससे हमें पता लगता है कि हमारा दिमाग कैसे सोच, सो उसका आर यू थॉट सेइंग, प्रोसेस। कि जो हम लिखते हैं, अगर हैंडराइटिंग, आप क्योंकि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हैं, आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग यू इन बिटवीन। तो अगर मैं आपको हैंडराइटिंग दे दूं अपनी, सो यू विल बी एबल टू एनालाइज कि किस किस्म का थॉट प्रोसेस मेरा है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, या मैं किस किस्म के थॉट सोचती हूँ, क्या ऐसा कुछ एनालिसिस हम कर सकते हैं हैंडराइटिंग पूरी से? इनर पर्सनैलिटी, ये सारी चीजों के अलावा कम से कम 100 चीजें जो आपकी इनर पर्सनैलिटी की है। बाहर की जी पर्सनैलिटी तो कोई भी हमारा टेलर मास्टर 10 मिनट में ठीक कर देता है। जी किसी भी जी मॉल जी, में जाके हम बढ़िया सी ड्रेस लेके आधे घंटे में सुटेड बुटेड होके एब्सोल्युटली जी, इम्प्रेसिव आउटसाइड तो इसमें। ठीक हो सकता है जी। लेकिन मेन चीज है कि इनर पर्सनैलिटी क्या है। जी तो वो जो सोच है
वो कितनी वीक है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी क्रिएटिव हम और बना सकते हैं, हमारा जी फोकस कितना है, जी क्लैरिटी माइंड में है या नहीं है, जी वो सारी चीजें जो दिमाग के अंदर चल रही हैं वो हमें हैंडराइटिंग में दिखाई देती हैं। हैंडराइटिंग से हम देख के उन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहां पे उस चीज को क्रैक करके करते हैं और विद इन डेज, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता, विद इन डेज अगर इसे किया जाए, क्योंकि अब तक मैं सैकड़ों में कई हजार केसेस में कर चुका हूँ और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे इंडिया से तो लोग जुड़े ही रहते हैं, कम से कम 12 15 20 कंट्री से लोग जुड़े रहते हैं। कनाडा में भी था तो वहां भी मेरा मैक्सिमम टाइम इसी काम में निकलता था। और सबसे बड़ी चीज मुझे खुशी ये होती है कि जब डॉक्टर्स और उनके बच्चे जो वो भी डॉक्टर बन चुके हैं, उनको जब मैं ये चीजें बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, हाँ कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमारी लाइफ है और ऐसे ही हम परेशान हो रहे हैं और ऐसे ये चीजें हमें चले जा रहे हैं लाइफ। और जैसे ही मैं उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ और विद इन डेज वो चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड के सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग को चेंज प्रोग्राम चेंज कर किया। हमारा जो फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कोई भी, तो हर चीज में मशीन तो बाहर से सबकी एक जैसी है, जी उसके अंदर जो काम कर रहा है उसका सॉफ्टवेयर काम कर जी रहा है। अब हम रात को सो जाते हैं तो जी हार्ट भी काम कर रहा है, किडनी भी काम कर रही है, कितना लीटर ब्लड है एक एक ऑर्गन तक, पैर एब्सोल्युटली की उंगली तक, ब्रेन तक बिल्कुल ऑक्सीजन कितनी है, वो तो सारा ब्रेन ही जी जी प्रोग्रामिंग बिल्कुल है। ब्रेन जो है पूरी बॉडी का फंक्शन कर रही है, बिल्कुल समझ गई। चलिए एक सवाल जो आपने से बताया कि आप जैसे ही कुछ रेक्टिफाई करते हैं वैसे ही जो उनकी इनर प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होने लग जाती हैं। सो रेक्टिफाई मतलब अल्फाबेट रीमोल्ड करना, कोई अगर किसी पर्टिकुलर तरीके से अल्फाबेट लिख रहा है या जो सिग्नेचर है वो कोई ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं, कोई स्ट्रेट करते हैं, कोई कुछ सर्कल बनाते हैं, डॉट बनाते हैं, तो रेक्टिफिकेशन किस किस्म का, मैं थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में क्लैरिटी अब दे जैसे दो। सर्कल का आपने कहा, कोई जी अब आपका ही नाम लेते हैं जी तो फर्स्ट लेटर को आप लिखते हैं और उसको नॉर्मली कुछ लोग उसी को सर्कल बना के फिर आगे लिखना शुरू करते हैं, जी कुछ लोग साइन पूरा कर देते हैं और लास्ट अल्फाबेट जहां खत्म हो रहा है वहां से लाके पूरे साइन को सर्कल में बंद कर देते जी जी हैं। अब ऐसे लोग क्या है कि मुझे हार्डली 30 सेकेंड लगते हैं ऐसे साइन को आइडेंटिफाई करने में कि हम्म, इसने अपना एक कंफर्ट जोन बनाया कि मुझे इससे बाहर नहीं, मैं जहां पे हूं मैं यही थी, जितना मुझे मिल रहा है जो कुछ मैं कर रहा हूं मैं उससे सेटिस्फाइड। जी जी वो 0.01% भी रिस्क नहीं लेना चाहे, ले ही नहीं सकता। जी नई चीज कोई ऑफर आएगी, सुन लेगा आपकी बात, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करे, नहीं, मैं उसे ये लाइफ। बात बिल्कुल बिल्कुल समझ गई मैं कि आपने कुछ एनालाइज कर लिया, ये मैं समझ गई, हैंडराइटिंग से भी समझ गई कि हैंडराइटिंग में भी आपने जो फ्लो देखा, लेटर्स देखा, यू फाउंड आउट सम प्रॉब्लम फ्लॉज इन दैट पर्सनालिटी। बट हाउ डज रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन किस किस्म के होते हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अब जैसे कोई सर्कल या जैसे फर्स्ट मेरा नाम है जैसे JPS जॉली, मैं मेरा नाम जी है, जैसे अब जे मैंने लिखा और पी से मैंने उसको काट दी, या मैंने JPS जॉली पूरा अपना नाम लिखा और बाद में साइन को थोड़ा आर्टिस्टिक बनाने के चक्कर में मैंने साइन को बीच में से काट दिया। तो जब हम अपने साइन, देखो एक चीज तो ये है कि हमारे नाम के बाद इस दुनिया में सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर हमारे लिए है तो वो हमारे सिग्नेचर। जी आज हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक की है, प्रॉपर्टी की है, लाखों रुपए जी की, करोड़ों रुपए की लेन देन है, सारे जी पेपर बन गए, सब कुछ है, जी लेकिन अगर उस पेपर पे जब तक हम एक साइन नहीं करते जी तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती। एब्सोल्युटली हम बैंक में जाते हैं, कैशियर भी जानता है हमें, 10 साल से अकाउंट है, मैनेजर साहब भी जानते हैं, हमारी फोटो भी लगी हुई है, सब कुछ है, लेकिन अगर बाई चांस साइन करते हुए जरा सा हाथ हिल गया तो इमीडिएटली वो ये कहते हैं कि
प्लीज एक बार ना जरा साइन दोबारा कर दो, साइन नहीं, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती। तो साइन की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ। तो अगर हम फर्स्ट अल्फाबेट को काट देते हैं किसी भी फॉर्म में, फर्स्ट लेटर से, या ओवरलैप कर देते हैं सेकंड लेटर से, या पूरे साइन को करके काट देते हैं, तो मीन्स की भी हमारे माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं। हम अपने जो डिसीजन लेते हैं उसी डिसीजन पे हम रुक नहीं पाते। जरा सी कोई बात होगी, कोई भी इफ बट लगा के हम या तो स्लो डाउन हो जाएंगे, या यू टर्न ले लेंगे, या उस प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे। जी, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से साइन की शेप बनाई गई है, क्योंकि जिस तरह फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग है इस दुनिया में, absolutely. उसी तरह इस लाइन में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास यही आता है कि जितने भी लोग आते हैं, इवन ट्विंस भी आते हैं, तो उनकी पूरी इनर पर्सनैलिटी अलग होती Absolutely. है। हैंड राइटिंग, क्योंकि कहने को तो 26 अल्फाबेट है, बच्चों को बचपन में सबको एक जैसा लिखना सिखाया जाता है, लेकिन कोई भी दो हैंड राइटिंग कभी मैच नहीं करती, क्योंकि सबकी सोच अलग है। जैसी सोच है हमारी, वही चीज हमें उसका रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देता है। उसको हम स्टडी करते हैं और वहां से हम उसे करेक्ट। जी, जी, जी. तो ये है ग्राफोलॉजी, बड़ी सिंपल Okay, thank you so much for sharing that. आपने इतनी आप लोगों की जो बातें उनको खुद को भी नहीं पता कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप सॉल्व करते हैं अपने जो आप सॉल्यूशंस उनकी हैंडराइटिंग में या सिग्नेचर में बताते हैं, प्लस जो मोटिवेशन किताबें लिखते हैं उससे भी आप बहुत जिंदगियों में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो तो एक है ही बात। आपकी जिंदगी में जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसने डाला है? आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल अगर आपको मैं सच्चे मन से कहूँ तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। अमेजिंग। सबसे ज्यादा अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए गुरु, एज ए जी, मेंटर, एज ए जो भी रोल मॉडल कही, तो मैं कलाम साहब को मतलब कि हर वक्त मतलब कि दिल से याद करता हूँ। जी, क्योंकि जिंदगी में शायद उनसे ज्यादा सिंपल इंसान मैंने दुनिया में नहीं। जी, एक टाइम था जब उनके पास रहने को घर नहीं था, एक कप चाय पीने के पैसे नहीं थे। मॉर्निंग में न्यूज़पेपर वो लोगों के घर में देते थे, और जिस दिन थोड़ी बरसात हो गई तो उस दिन वो गीले हो गए, तो उस दिन चाय भी नहीं मिलती थी और न्यूज़पेपर के पैसे भी उनको देने पड़ते थे। शायद वो अकेले प्रेसिडेंट हैं, जब वो ऑफिस से बाहर आए तो सिर्फ दो सूटकेस थे, एक में सिर्फ कुछ बुक्स थी और एक में दो या तीन शर्ट और पैंट थी। तो इससे ज्यादा सिंप्लिसिटी मेडिकल लाइफ में मुझे दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिली। President of India, it's such a simple approach and humble approach to दूसरा, life. मैंने भी जितना लिखा, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म की जैसे बताया पढ़ाई नहीं की, तो मैंने हर चीज शुरू से आदत है कि नेचर को फॉलो कर, कुदरत से, कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती बहुत है। कुछ जिंदगी का हर सबक हम कुदरत से सीख सकते जी, हैं। कलाम साहब कुदरत को फॉलो करते थे, उन्होंने भी सब कुछ कुदरत से सीखा। जी, तो उनकी जो लाइफ कैसे धीरे धीरे ग्रो होना है, आज हम प्लांट लगाते हैं, अगर उसको सबसे अच्छी वाली खाद दे दें, सबसे अच्छे वाला पानी दे दें, तो ये थोड़ा कि 2 दिन बाद हमें फ्रूट मिल जाएंगे, वो तो टाइम आने पे मिलेगा, लेकिन हमें लगातार उसकी मेहनत करने की जरूरत कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने की जरूरत है। सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज जो है उनकी, टाइम की बहुत कदर करते थे। जी, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि उन्होंने पूरी लाइफ में 2 दिन छुट्टी की, एक दिन जब उनकी मदर की और एक दिन जब उनके फादर की डेथ। अदरवाइज जब वो साइंटिस्ट थे, जब वो जॉब भी करते थे, जब वो प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने कभी पूरी लाइफ में छुट्टी नहीं, हर मोमेंट को उन्होंने यूज किया, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा। इससे ऊपर जो हमारे यहाँ पे, मैं सबसे माफी चाहता हूँ, मैं
मतलब कि वो नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि बड़ा कई बार ऐसे अननेसेसरी किसी वर्ड से वो हो जाते हैं। वो धर्म और ध्यान की बातों की बजाय कर्म और ज्ञान में बिलीव करते थे, कि जो कर्म है और जो ज्ञान है उससे हम अपना परिवार का, समाज का और कंट्री, अगर हम धर्म हमारा एक अपना पर्सनल आस्था का मामला है, जी लेकिन कर्म और ज्ञान ये जो है हमारी लाइफ और पूरी कंट्री को अगर हमने किसी अलग लेवल पे लेके जाना है। आज अगर 12 कंट्री के साथ हम कंपेयर करते हैं तो बेसिक फर्क अगर हम देखें तो वो यही है कि वो लोग कर्म में बिलीव करते जी हैं, वो सिर्फ एक्शन में बिलीव करते हैं, बाकी चीजें उनके लिए सेकेंडरी है। वो भी गॉड को मानते हैं, वो भी पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि रास्ते रोक दो, जुलूस निकाल रहे हैं, गली में टेंट लगा दिए, खुद भी परेशान, सारी रात लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो वो चीज करो आप, वहां भी गुरुद्वारे मंदिर हैं और भी धार्मिक स्थान है, सब कुछ कर लें, लेकिन अपना एक परमिसेस है, उसके अंदर आप जाओ, डिसेंटली बैठो, अपना मन की शांति, क्योंकि तन की खुराक के साथ जो मन की खुराक है वो हमें धर्म से मिलती है, जो आत्मा की खुराक है वो हमें धर्म से मिलती है। कॉन्फिडेंस जो जब हमारा वीक होता है तो हम भगवान को याद क्यों करते हैं? जब डर मन में आता है, गली में से रोज निकलते हैं ना, लेकिन एक दिन अचानक कोई कुत्ता खड़ा हो तो इमीडिएटली सारे भगवान याद आ जाते हैं। किसी को नहीं छोड़ते, सबको बुलाते हैं, जल्दी आ जाओ, ये बचाओ इससे, कुत्ते से। जी 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 बिल्कुल लेकिन लाइफ को प्रैक्टिकली जीने के लिए हर दिन के साथ जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन अगर बनाना है तो उसके लिए हमें कर्म को भी समझना होगा, कर्म पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये कुछ उनके लाइफ के जो प्रिंसिपल थे, इन्होंने बहुत ज्यादा मुझे इंस्पायर। एब्सोल्युटली आई थिंक ये जो दोनों चीजें आपने कही सिर्फ कर्म ही नहीं, कर्म और ज्ञान, हम कर्म पे फोकस करें और ज्ञान पे अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएं, बिकॉज एक नॉलेज ही ऐसी चीज है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, और वो हमें बहुत ऐसी वेल्थ है जो हमसे कोई नहीं ले सकता, और हमें बहुत ज्यादा काम हमेशा आती रहती है। तो अगर हम कर्म और ज्ञान पे ध्यान दें तो ये बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि अगर हम ये फॉलो करने लग जाए तो बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री भी डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में पहुंच सकती है। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगा डॉली जी आपसे बात करके, बहुत सारा मोटिवेशन मिला। और जाते जाते मेरा आपसे जो आखिरी सवाल होगा वो ये होगा कि आपका मैसेज सब व्यूअर्स के कुछ शब्दों में क्या वो मैसेज होगा? सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें हर इंसान खुद को, अपने आप को पहचानना चाहिए। हम सभी भगवान में विश्वास करते हैं और ये भी मानते हैं कि भगवान ने हमें बनाया। अगर हम इस बात को मानते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है तो हमें ये बात माननी चाहिए कि भगवान कोई बेकार की चीज नहीं बना, वो जो भी बनाता है यूनिक बनाता है। उस यूनिकनेस को हमें पहचानने की जरूरत है। हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर है। तो अपने आप को डिस्कवर, अपने आप को पहचान, अपने टैलेंट को पहचान, हमारे अंदर क्या हुनर है, उस एक चीज को जिस दिन आपने पहचान, उस दिन आपकी आइडेंटिटी एक पहचान बने। क्योंकि नाम तो हमें दुनिया वालों ने दे दिया, पेरेंट्स ने दे दिया, पहचान हमें खुद बनानी पड़ती। तो वो पहचान तब बनेगी, हम डिपेंड करते हैं, हमारा माहौल इस तरह का है कि मामा जी ने ये कह दिया, ताऊ जी ने ये कह दिया, पड़ोसी वालों ने ये कह दिया, शर्मा जी की लड़की ने ये कर रही है, आप कर लो। मतलब कि ये जो एटीट्यूड है, इससे थोड़ा ऊपर उठने की जरूरत। मैं क्या कर सकता हूँ, हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। कंपेयर, कंपैरिजन कह लो, कंप्लेंट,
क्रिटिसिज्म, 3 सी। याद रखो कि इसके बारे में जिंदगी में कभी बात नहीं करनी। Complain, compare and criticism. 3 C's to avoid in life. Very nice. Thank you. इनको हटा दें और अपने आप को जिस दिन पहचान लिया तो आप जैसी दूसरी हस्ती दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप दुनिया के टॉप पे पहुंच सकते। Wonderful, wonderful. क्या बात है. Very nice. Thank you so much for sharing that. Very nice. Truly inspiring. 3 C's हटाने हैं. Compare, comparison, complain. ये 3 C's हटाने हैं. Wonderful क्योंकि message. इसमें क्या फोन है ना, 100% बैटरी डाली है हमने। जी. अगर 5, 7, 10 ऐप डाली हुई है तो थोड़ी थोड़ी बैटरी कंज्यूम करती रहती है। अगर हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो हम 25% एनर्जी तो वहां पे वेस्ट कर रहे हैं। जी. अगर कोई काम करने नहीं, यहाँ तो एसी नहीं है, यहाँ गर्मी है, यहाँ ये है, Complain. कंप्लेंट करते हैं, 15-20% वहां पे एनर्जी वेस्ट करते हैं। जी. वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, उसकी वजह से मैं नहीं काम कर रहा, उसने म्यूजिक चला दिया है जी, वो जोर से बात करता है, क्रिटिसिज्म करते रहेंगे 15-20%। वो एनर्जी जो 100% हमने जो प्रोडक्टिविटी निकालनी थी, जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर से बाहर आनी थी, तो उसमें से 70-80% तो हमने यहाँ में 3 सी में वेस्ट कर। तो एंड रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं। तो अगर इन चीजों को परे करके सिर्फ हम अपने गोल पे फोकस करते हैं और हमें पता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, मुझे अपनी कैपेबिलिटीज पता है, तो उसके बाद कोई काम मुश्किल है ही नहीं। आप गोल सेट करते जाओ एक के बाद एक। एक दिन मेरा प्रॉमिस है कि माउंट एवरेस्ट भी जो है वो आपके पैरों के नीचे हो। Very nice. Very nice. Very well said, जॉली जी. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ज्यादा इंसाइटफुल ये कॉन्वर्सेशन था. एंड आई होप कि सबको, जो ऑडियंस इसको देख रहे हैं, उनको भी पसंद आएगा. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सी बात आपको जॉली जी की जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करी. थैंक यू सो मच जॉली जी. थैंक यू सो यहाँ मच मैं फॉर सिर्फ कमिंग. एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जी. इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे, तो आप इसी तरह की तकरीबन 350 वीडियोस मेरी और देख सकते हैं। मेरा अपना चैनल है जॉली अंकल के नाम से। उसका तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप सबको मिल जाएगा. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहां जाके उस पे वीडियोस देख सकते हैं. गूगल बाबा जानता है, जॉली अंकल लिख तो सब कुछ बता देता है। वेरी नाइस. बिल्कुल, आजकल गूगल को सब कुछ पता है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच जॉली जी. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपके साथ आकर बात करके. थैंक यू जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच.